नमस्कार किसान भाइयों, आपका जैविक एंड बायो केमिकल खेती में स्वागत है। आज हम तरबूज की ऑर्गेनिक व केमिकल खेती के बारे में बात करेंगे, जो स्टेप टू स्टेप हर एक आप सभी किसान भाइयों को एक एक प्रकार की पिक्चर दिखाकर डिजीज़ की, फंगस की, न्यूट्रेंट की कमी है, ज़मीन का पीएच ज़्यादा है, स्टेप टू स्टेप उसके माध्यम से आपको दिखाई जाएगी। सबसे पहले तरबूज की खेती करने के लिए अच्छी ज़मीन का चुनाव करें। भूमि है जो पानी पीने योग्य होनी चाहिए, वह उसका पीएच है वो बिल्कुल लेवल के अंदर होना चाहिए। ज़मीन के अंदर पीएच की मात्रा ज़्यादा होती है तो काफ़ी दिक्कत का सामना किसान भाइयों को करना पड़ सकता है, जिसमें फसल मरने का खतरा ज़्यादा रहता है। ज़मीन तैयार करने के लिए नर्सरी के अंदर आप इफ़को का एनपीके खाद है वो सोइल एप्लीकेशन में दीजिए, जो 12-32-16 के नाम से। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों समान मात्रा में जो आपके प्लांट को अवेलेबल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद की। तो वर्मी कंपोस्ट खाद है वो अच्छी तरह से गली सड़ी होनी चाहिए। अगर वर्मी कंपोस्ट आप किसान डालते हैं खेत के अंदर, तो अगर वर्मी कंपोस्ट पूरी तरीके से गली सड़ी न होती है तो उसमें फंगस आने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जो ट्रांसप्लांटिंग के अंदर जो फ्यूजेरियम बिल्ट का बहुत ही ज़्यादा अटैक रहता है, तो उसके कारण फसल काफ़ी ख़राब होती है और इतना जो महंगा बीज है वो भी उसमें किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आप 0.5 से 1 पॉइंट तक पीएच लेवल को नेक्सा बायोसाइंस कंपनी के न्यूट्रल को डालकर मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे पानी पीने योग्य ज़मीन अच्छी हो जाती है। वह फसल की पैदावार, ग्रोथ और न्यूट्रेंट को अपटेक करवाना, या जो तरबूज की ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। अच्छी ज़मीन के लिए हम पीएच स्केल की बात करते हैं। तो पीएच स्केल है वो जो ग्रीन कलर के अंदर न्यूट्रल दिखाई दे रहा है वो अच्छा पीएच माना जाता है। एसिडिक सॉइल के अंदर तरबूज की खेती किसान भाई नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा एल्केलाइन के अंदर आप खेती करेंगे तो उस खेती के अंदर फ्यूजेरियम बिल्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अच्छे पीएच स्केल का अगर हम बात करें तो अच्छे पीएच स्केल का अगर सॉइल टेस्टिंग किसान भाई करवाते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम का जो मात्रा है वो ज़मीन के अंदर लगभग समान मात्रा में पाई जाती है। और मेनली तरबूज को मुख्य पोषक तत्व के रूप में एनपीके सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और कोई ज़्यादा न्यूट्रेंट की आवश्यकता तरबूज की खेती में ज़्यादा नहीं पड़ती है। और अब हम बात करते हैं अच्छी क्वालिटी के बीज की। सबसे अच्छी क्वालिटी के अंदर सुजेंटा का शुगर क्वीन के नाम से जो क्वालिटी आती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जापान की जो सकाटा के नाम से काले रंग के तरबूज का जो बीज आता है वो सबसे एक्सीलेंट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर जिसका बीज है। उसके बाद हम उस बीज को ट्रीट करने के लिए बेविस्टिन का 2 ग्राम प्रति 1 किलो बीज में, या 5 ग्राम तक उसको प्रति किलो बीज में लगाकर किसान भाई ट्रीट करके फिर बीज का ट्रीटमेंट करें। उसके बाद बीज की सोविंग कर सकते हैं। सोविंग करने के लिए किसान भाई सीधा ज़मीन के अंदर भी सोविंग कर सकते हैं, जो अच्छी पानी पीने योग्य ज़मीन हो। और उसके रख रखाव के लिए, ढकने के लिए आपके पास पॉलीथीन या छोटा नेट हाउस होना ज़रूरी है, जिससे मच्छर और मक्खियों से बचाव के लिए ढकना ज़रूरी होता है। 8 से 10 दिन के अंदर जो तरबूज का
बीज है स्काटा कंपनी का, वो अच्छा जर्मिनेशन ले चुका है, जो ज़मीन में डायरेक्ट बिजाई की हुई है। उसके बाद किसान भाई कोकोपीड कोली के अंदर डाल के इसको भी आप एक एक बीज करके लगा सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी में जर्मिनेशन उसका तो होता है और लगाने में भी पौध का आसानी रहता है। ये जो पौध है अब ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार है। 5 से 6 इंच की पौध है, वो अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। उसके बाद हम फ्यूजेरियम विल्ट की बात करते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट है जो पौध के अंदर भी बहुत ज़्यादा आती है, जिसके उपचार के लिए किसान भाई क्योर प्लस नेक्सा बायो साइंस NBS की उपचारित करें या इसकी 3 ml प्रति लीटर वाटर के हिसाब से स्प्रे करें, तो ये फ्यूजेरियम डंपिंग ऑफ कंट्रोल बहुत ही आसानी से हो जाती है। उसके बाद अगर आपको क्योर प्लस मार्केट में नहीं मिलती है तो इंडोफिल कंपनी का मॉक्सीमेट के नाम से जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, जो उससे अच्छी तरीके से आपके डंपिंग है फ्यूजेरियम मिल्ट है वो बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाती है। ये सब कंट्रोल करने के बाद हम अच्छी तरह ज़मीन की गहरी जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद हम उसके अंदर इफ़को कंपनी का एक बैग NPK कम से कम 50 किलो नीचे सोइल एप्लीकेशन में दे देते हैं और उसके बाद हम उसकी दोबारा जुताई करके उसके अंदर इसके पश्चात हम सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप के अंदर जिंक मैग्नीज सल्फर आयरन बोरॉन जो टॉनिक नेक्सा बायो साइंस कंपनी की है उसका 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई यूज़ करें। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत सारी ऐसी कमियां आ जाती है प्लांट के अंदर, उसके बाद प्लांट में बहुत सारी दिक्कत पीलापन वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद हम वर्मी कंपोस्ट अगर सोइल एप्लीकेशन में देते हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट अच्छी तरीके से गली सड़ी होनी चाहिए। अगर वर्मी कंपोस्ट गली सड़ी अच्छी नहीं है तो प्लांट के अंदर फ्यूजेरियम बिल्ट है जो स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसके कारण किसान भाइयों का काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद आप NPK के साथ 500 ग्राम कार्बोडियम जो बवास्टिन कंपनी का जो बवास्टिन के नाम से आता है बासप कंपनी का, वो ही यूज़ करें जो अच्छी क्वालिटी का बवास्टिन है और अच्छी कंट्रोल इसका है फंगस के ऊपर जो है। उसके बाद हम अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जो मेड़बंदी बनाकर अच्छी मेड़ बनाकर, और उसके बाद हम पॉलीथीन से भी कवरअप कर सकते हैं। किसान भाई अच्छी पैदावार लेने के लिए नवंबर या दिसंबर में इसकी बिजाई करें और बिजाई करने के तुरंत बाद इसको पॉलीथीन से रिकवर कर दें। पॉलीथीन के रिकवर करने के बाद इसको लगभग फरवरी 1 या 2 फरवरी को पॉलीथीन आप उतार सकते हैं। उसके बाद जो आपकी बेल है वो संपूर्ण तरीके से फल देने के लिए तैयार हो जाती है और 60 दिन के बाद वो फल लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपका अप्रैल के अंदर किसान भाइयों को 30 से लेकर 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो रेट मिलता है। और उसके बाद हम इसकी फंगस की बात करें तो तरबूज के अंदर नेमाटोड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। जो रेतीला इलाका है वो नेमाटोड से ग्रस्त रहता है। नेमाटोड के लिए पैसिलोमाइसिस लिलासेन बैक्टीरिया किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। नहीं अगर पैसिलोमाइसिस नहीं मिलती है तो आप कार्बोफ्यूरान 7 किलो प्रति एकड़ में यूज़ करिए। बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या तरबूज के अंदर आमतौर पर देखी जाती है। बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या वहीं आती है जहाँ पर उच्च लेवल का पानी है, जो pH ज़्यादा हो उसमें, या मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो उसमें ज़्यादा आती है। उसके बाद ये बैक्टीरियल डिजीज़ अटैक करती है जो किसान भाइयों को सही तरीके से ध्यान में नहीं आती है और काफ़ी तरबूज की फसल ख़राब हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं लीफ कर्ल वायरस की। तो लीफ कर्ल वायरस के 2 कारण हैं, थ्रिप्स का अटैक या माइट का अटैक, जो मई और जून के अंदर ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। थ्रिप्स जब
तरबूज को लिसरेटेड करती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीफ कर्ल वायरस टॉक्सिन के कारण आ जाता है। उसके बाद हम फ्यूजेरियम विल्ट की बात करते हैं, जो बेल के अंदर इस तरह जो मरती है बेल, उसके अंदर लगभग फ्यूजेरियम विल्ट के लक्षण होते हैं, जो रूट रोट की समस्या आप हिंदी में बता सकते हैं। इसके लिए सबसे जो अच्छी और उच्च क्वालिटी का जो टेक्निकल है फ्यूजेरियम बिल्ट के लिए, जो ये जो पौध के अंदर फ्यूजेरियम बिल्ट का आप देख रहे हैं, इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण तरबूज काफ़ी ख़राब होता है और बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण भी। इन सभी का जो उपचार है, सबसे पहले हम ड्यूपॉन्ट के कोसाइड की बात करते हैं। कोसाइड है जो लीफ कर्ल वायरस में बहुत ही अच्छा कारगर है। मॉक्सीमेट भी लीफ कर्ल वायरस में और उसमें जो जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज है उसमें बहुत ही अच्छा वर्किंग करता है। इसको 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर वाटर के हिसाब से प्रयोग करें। उसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्ट की। तो तरबूज के अंदर सबसे ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक अप्रैल और मई के मंथ में होता है, जिसको कंट्रोल करना अति आवश्यकता है। अगर थ्रिप्स को किसान भाई संपूर्ण तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए तो बेल है जो रुक जाती है और उससे काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद हम तरबूज के अंदर कैटरपिलर का अटैक है, उसको भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए सबसे जो सर्वोत्तम दवाई जो मानी जाती है, जो ग्रीन ट्राइएंगल के अंदर आती है, जिसका कोई भी प्रकार का रिज्यूज नहीं है, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। उसके बाद तरबूज के अंदर सबसे ज़्यादा लीफ माइनर का अटैक होता है। जो लीफ माइनर है वो प्लांट की क्लोरोफिल खा जाता है, जिससे प्लांट आगे ग्रोविंग नहीं कर पाता है। तो तरबूज के अंदर सबसे जो अच्छी दवाई है थ्रिप्स को और सुंडी को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट डेलीगेट जो डव एग्रो साइंस की आती है, वो किसान भाई प्रति एकड़ में 100 ml यूज़ करें, जिससे आपको 20-25 दिन का निजात पाया जा सकता है। उसके बाद हम न्यूट्रेंट की बात करते हैं। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी आप सीधा साफ तौर पर देख सकते हैं। तरबूज के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी आने के बाद तरबूज है वो काफ़ी छोटे आकार का रह जाता है और उसकी ग्रोविंग नहीं हो पाती और शाइनिंग भी नहीं आ पाती है। और कई बार तरबूज की शाइनिंग कुछ आ जाती है तो इस तरीके से तरबूज आपको दिखाई देगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड की डिफिशियंसी है, जो कि आप नेक्सा बायोसाइंस का कैलमोर के नाम से जो कैल्शियम आता है वो यूज़ कर सकते हैं। तरबूज के अंदर पोलिनेशन के लिए गेंदे के फूल लगा सकते हैं, या फ्लावरिंग ड्रॉपिंग के लिए आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट जिसमें आर टाइप के 15 से 16 प्रकार के पोषक तत्व हों, उसका किसान भाई यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रेंट की कमी आने के बाद जो तरबूज की बेल है वो ऐसे पकाव महसूस करने लग जाती है, जिससे आगे ग्रोविंग के चांसेस है वो ख़त्म हो जाते हैं। कई बार न्यूट्रेंट की कमी ज़्यादा होने के कारण उसमें ब्लाइट जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। जो किसान भाई हर चीज़ को ब्लाइट न समझें, न्यूट्रेंट की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। न्यूट्रेंट के लिए सबसे जो एक्सीलेंट क्वालिटी है वो इम्पोर्ट की है। लगभग इसकी 2 से 3 ml प्रति लीटर वाटर के हिसाब से 2 या 3 स्प्रे करने के बाद ये अच्छी तरीके से ब्लाइट भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट कॉपर मिक्स होता है। इसके कारण इसमें तरबूज को काफ़ी ग्रीनरी भी मिलती है बेल को। और उसके बाद मिक्स गोल्ड है जो 6 एलिमेंट के रूप के अंदर किसान भाई यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार हम किसान भाइयों, आप इसी तरीके से तरबूज की खेती कीजिए और सफलता की ओर अग्रसर होइए। थैंक यू। तरबूज की ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी आप जैविक एंड बायोकेमिकल चैनल में देख सकते हैं। उसके बाद आप बैंगन की ऑर्गेनिक खेती व केमिकल खेती